हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन जो सब्जेक्ट है आपका, जो पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में लगभग हर ब्रांच में चलता है, इसका क्या सिलेबस है उसको डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि जो एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है, इसके वीक में 3 लेक्चर होते हैं और 2 प्रैक्टिकल के लैब्स होती हैं। और इसके जो सिलेबस में कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं, वो उनको स्टडी करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको कि ये जो टॉपिक है, ये आपका लगभग 1-2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस वजह से इसके आपको 10 इयर्स मॉडल पेपर या इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी मार्केट में। और इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। वैसे कोई और सब्जेक्ट होता है तो उसमें पता रहता है कि हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो इस तरह के पढ़ लो, ये इस आ जाएंगे पेपर में। लेकिन इसमें चूंकि ये अभी 1-2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, इस वजह से आपको ये नहीं पता लगता है कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या हम छोड़ सकते हैं। स्पेशली पिछले साल जब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आए थे उसमें, तो काफ़ी इसको डिटेल में पढ़ना पड़ा। कई ऐसी चीज़ें भी पढ़नी पड़ी इसके अंदर जो लगता था कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं पूछी जा सकती हैं। जैसे इसमें एनर्जी के लिए कई सारे एक्ट हैं इस तरह के, वो किस सन में आया, कौन से स्टेट में क्या है, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी जीके पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है हर एस्पेक्ट से आपको इसे तैयार करना पड़ेगा। हालांकि बुक्स जो हैं उनके पीछे मॉडल पेपर अवेलेबल हैं। आपको 10 इयर्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन उनका भी कोई खास क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं है कि उन्हीं में से आएगा आपका। तो इसलिए आपको इसमें और थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लेंगे वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो आइए चलते हैं, अब डिटेल्ड कंटेंट्स पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बेसिक्स ऑफ एनर्जी पहली यूनिट है आपकी। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी विद स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी। ये चीज़ें पहले फिजिक्स में चलती थी फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब जो है ये टॉपिक उठा करके जो है यहाँ पे डाल दिया गया है एनर्जी कंजर्वेशन में। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता था। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, और रिन्यूएबल मतलब जिनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में जैसे कोयला वगैरह इस तरह पेट्रोल चीज़ें आ गई, और रिन्यूएबल में जैसे आपका बार बार यूज़ कर सकते हो सन को, या इस तरह की चीज़ें, विंड एनर्जी है, इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें देखिए स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी डिटेल में पढ़ना है। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स। तो कहने का मतलब है इस पूरे सब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि किस तरह से हम एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। कंजर्वेशन करने का मतलब है काम तो हमारा हो जाए लेकिन एनर्जी उसके लिए कम खर्च नहीं पड़े। ठीक है ना, कम पैसों में ज़्यादा अच्छा माल, इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल छोटी क्लास में देखा होगा आपने कि एक बल्ब को पहले यूज़ करते थे हम लोग, 100 वाट का बल्ब, उससे अच्छी रोशनी नहीं हो पाती थी। फिर 40 वाट की ट्यूबलाइट यूज़ करने लगे, उससे ज़्यादा अच्छी रोशनी मिलती थी। तो पावर कम खर्ची लेकिन हमें रोशनी उससे ज़्यादा मिली। और आजकल एलईडी बल्ब चल रहे हैं, सॉरी। तो उनमें आप देख सकते हैं 8 या 10-12 वाट के से ही हमें इतनी रोशनी मिल जाती है जो 40 वाट की ट्यूबलाइट से मिलती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का ये मतलब हुआ जा करके पावर कम खर्चे हम और काम हमें पूरा मिल जाए। तो ये चीज़ हमें इसमें पूरे हर जगह सीखनी है। एक तरह से एनर्जी का बजट बनाना है कि कम खर्चे में आपके पूरे काम हो जाएं। इसके बाद देखिए ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। क्या क्या एनर्जी कंजम्पशन होता है, जैसे बिजली है तो डोमेस्टिक लेवल पे कितना कंज्यूम होती है, इंडस्ट्री लेवल पे कितना होती है, एग्रीकल्चर लेवल पे और अदर सेक्टर्स में क्या क्या यूज़ होता है, उसका कितना खर्च होती है। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन क्लाइमेट, फिर वातावरण का एनर्जी यूसेज पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लिया सपोज करिए गर्मियाँ आती हैं तो एसी चलने लगते हैं, ठंड आती है तो एसी नहीं चलते, लेकिन फिर ब्लोअर वगैरह चलने लगते हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि क्या क्या खर्चे के मौसम के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड यूनिट जो आपकी चलेगी, तो उसमें हम बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट 2001। इसमें है टू इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इफिशिएंसी एंड इट्स नीड। एनर्जी इफिशिएंसी और उसकी ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसके आगे बढ़ें इस यूनिट में तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001,
द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010 एंड इट्स इम्पोर्टेंस। 2001 में जो एक्ट आया और 2010 में जो उसमें सुधार किया गया, थोड़ा अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ बढ़ाए गए चीज़ें, तो वो क्या थी और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स, ये आगे कुछ लिखा है इसमें, ये मिट गया है, इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, ठीक है। तो इसके बाद स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग कंसेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग एट इट्स इम्पोर्टेंस। आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट्स पे 5 स्टार होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरह से जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग। कुल मिलाकर के कह सकते हैं आप कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। डेली लाइफ की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नज़रों से देखते हैं रोज, लेकिन आपको पता नहीं होता है, और उन सब के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो एक तरह से आपका ये डेली लाइफ से भी रिलेटेड टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और सारी ब्रांचेस में भी है। तो इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से ये तैयार भी हो जाएगा, लेकिन समझ में पहले आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। इसके बाद इसमें थर्ड यूनिट पे चलें तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। अब मोटर्स वगैरह जो हैं कैसे ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाई जा सकती हैं, ये चीज़ें कुछ इसमें देखेंगे हम। देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, सिंगल लाइन डायग्राम, लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या क्या लॉसेज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसफार्मर्स, टैरिफ स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ पावर, किलोवाट, केवीए एंड केवीएआर एंड पावर फैक्टर, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर सुधारा कैसे जाए, कंसेप्ट ऑफ सैंक्शनड लोड, मैक्सिमम एंड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एंड मंथली मिनिमम चार्जेस। ये चीज़ें सब डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या क्या होती हैं। यहाँ पर देखिए, इनके बारे में वही बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप देख लीजिए कि टॉपिक्स क्या क्या हैं। बाद में अंदर डिटेल में पढ़ेंगे हम जब क्लासेस में, तो बाद में तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर्स है, इंट्रोडक्शन, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर लोडिंग, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग्स इन ट्रांसफार्मर्स। इसी में देखिए फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स है, ये यूनिट, थर्ड यूनिट जो है वो आपकी बड़ी यूनिट है थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक मोटर्स में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मोटर्स, लॉसेज इन इंडक्शन मोटर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग, वेरिएशन इन एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोडिंग, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर्स, ये चीज़ें पढ़नी है। तो पूरा मोटर रोटर का कंसेप्ट हो गया। अब देखिए चौथे नंबर पे यूनिट में आता है एनर्जी इफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कुछ अप्लायंसेज हैं, जैसे पंप्स हैं, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, इनमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम, इनमें क्या क्या कैसे कैसे जो है वो एनर्जी इफिशिएंसी पाई जा सकती है, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पंप्स, इंट्रोडक्शन टू पंप एंड इट्स एप्लीकेशंस, efficient pumping system operations, energy efficiency in agriculture pumps, tips for energy saving in pumps। उसके बाद compressed air systems, types of air compressor and its applications, leakage test, energy saving opportunities in compressors। उसके बाद energy conservation in HVAC and refrigeration system, introduction concept of energy efficiency ratio EER, energy saving opportunities in heating, ventilation and air conditioning, HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। तो पूरा का पूरा जो है वो आपको ये जो यूटिलिटीज़ हैं इनमें कैसे कैसे ये चीज़ें अचीव करी जा सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम। डीजी मतलब डीजल जनरेटर से है। लाइटनिंग सिस्टम्स बेसिक डेफिनेशंस, लक्स, ल्यूमेन एंड एफिकेसी। एफिकेसी मीन्स प्रभाव, टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैम्प्स एंड देयर फीचर्स, एनर्जी इफिशिएंट प्रैक्टिसेस इन लाइटनिंग। मतलब लक्स, ल्यूमेन, ये जो हैं वो आपकी यूनिट्स होती हैं, रोशनी से रिलेटेड होती हैं, प्रकाश से रिलेटेड होती हैं, और उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हमें। और फिर उसके बाद लाइटनिंग में एनर्जी इफिशिएंसी कैसे लाई जा सकती है, जो मैं एग्जांपल पहले दे रहा था कि बल्ब के बाद फिर ट्यूबलाइट आई और ट्यूबलाइट के बाद जो है एलईडी बल्ब आए, तो इस तरह से इफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है, कम बिजली में ज़्यादा मिल रहा है। इसके बाद डीजी सिस्टम्स यानी कि डीजल जनरेटर सिस्टम्स, इंट्रोडक्शन, एनर्जी इफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज़ इन डीजी सिस्टम्स, लोडिंग एस्टिमेशन। फिर एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़।
थर्मल यूटिलिटीज़ मतलब हीट से रिलेटेड कुछ हैं अप्लाइंसेस, उनमें किस तरह से एनर्जी इफ़िशियंसी पाई जा सकती है, कैसे उनकी इफ़िशियंसी बढ़ाई जा सकती है ताकि कम एनर्जी में ज़्यादा काम कर लें वो, तो उसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। थर्मल बेसिक्स, थर्मल एनर्जी, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स, एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, MTOE, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेस, बॉयलर्स एंड फर्नेस में जो है वो देखिए बहुत से लोगों को काम करना पड़ता है, मैकेनिकल वाले को भी काम करना पड़ता है, केमिकल वालों को भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि इसीलिए हर ब्रांच में जो है ये सब्जेक्ट रखा गया है। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर्स, कंसेप्ट ऑफ जो भी स्टोकियोमेट्रिक एयर एंड एक्सेस एयर फॉर कंबस्शन, एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर एंड फर्नेसेस, डूज एंड डोंट्स फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, मतलब क्या क्या उसमें कर सकते हैं चीज़ें, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। ये वर्ड थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कूलिंग टावर्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कूलिंग टावर्स, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर्स। फिर उसके बाद एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसमें सारी नई चीज़ें हैं लेकिन आप पढ़ेंगे तो उसमें ढंग से समझ में आती चली जाएंगी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आते हैं 7th यूनिट पे, इसमें यह है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ECBC एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। और उसके बाद दूसरा इसमें आता है पार्ट, ये छोटी यूनिट है इसलिए कम ही है इसमें, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग्स, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। तो नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या सावधानियां बरत सकते हैं, और पुरानी बिल्डिंग अगर है तो उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि जो है वह एनर्जी सेविंग करी जा सके। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें आप सब कुछ तो चेंज कर नहीं दोगे क्योंकि अंडरग्राउंड होती है, तो इसलिए फौरी तौर पर बाहर बाहर से क्या क्या कर सकते हैं ताकि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन अचीव किया जा सके। इसके बाद 8th यूनिट है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। इसमें कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी और कंसेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन सिस्टम्स। ये जो नाम है वही चीज़ बता दी है, बस कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। और मैं बता दूं इसमें कि जो टॉपिक्स भी आते हैं, पेपर में भी आएंगे टॉपिक्स, अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर आएगा तो एज ए शॉर्ट नोट आपसे पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के या 5-5 नंबर के, इस तरह से, तो उसमें करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, बस उसके बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है लास्ट 9th यूनिट में जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। एनर्जी सेविंग टिप्स क्या है, लाइटनिंग में क्या है, रूम एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, वाटर हीटर में, कंप्यूटर में, फैन, हीटर, ब्लोअर एंड वॉशिंग मशीन, कलर टेलीविज़न, वाटर पंप। मतलब आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो उस केस में आप अपने घर में भी जो है वो एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। वाटर पंप हो गया, कुकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। 10वें नंबर पे लास्ट यूनिट हमारी आती है एनर्जी ऑडिट। इसमें है टाइप्स एंड मेथोडोलॉजी, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्ट फॉर्मेट। मतलब एनर्जी ऑडिट किया जाए तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, फिर रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और किस क्या मेथड फॉलो होते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी है। तो कहने का मतलब है ये पूरी के पूरा जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा जो आया है, ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है और आजकल की डिमांड के ऊपर है। और हर एक बच्चे को, चाहे वो पॉलिटेक्निक की किसी भी ब्रांच में है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हर ब्रांच में ये रखा गया है। तो अब आप सिलेबस को ध्यान से देख लिया है आपने, अब जल्द ही हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको क्लासेस के लिंक मिलते रहें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें हमारा, जो कि इसी नाम से है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0। इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर लें और ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्लासेस के लिंक वगैरह वहाँ से और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलती रहें। तो अब मिलते हैं आपसे क्लासेस में, धन्यवाद।